गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 के बायो की जो लेक्चर सीरीज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अच्छा, जो लेक्चर्स अगर हमने देखे हैं, अगर आप बात करें तो हम फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हम कवर कर चुके हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, और उसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया। ब्लड के साथ साथ हम उसमें ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब जो सेकंड 10th सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर एक्चुअली है क्या, देखिए आप सबसे पहले तो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर आपका कंट्रोल जो है, आपकी बॉडी जो कंट्रोल करती है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ों में पढ़ेंगे हम, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे ये चीज़ हम, और ह्यूमंस में, यानी आप एनिमल्स में बात कर लीजिए सॉरी, दोनों में पढ़ेंगे हम, प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल, सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल। कंट्रोल एक्चुअली है क्या? तो कंट्रोल के बारे में आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप अपनी बॉडी को या अपने फंक्शंस को, ठीक है, आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, अपने फंक्शंस को कंट्रोल करना, ये सब का कहलाता है आपका कंट्रोल, ठीक है। क्या आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट कौन सा वर्क करेगा, आपके हैंड्स जो वर्क करेंगे, आपके लेग्स जो वर्क करेंगे, आइज़ का वर्क, ये सब क्या होता है, कंट्रोल होता है। एक पूरा एक कंट्रोल सिस्टम होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसी तरह से होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जो आप जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए, प्लस कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ से वो करना चाह रहे हैं उसी लेवल पे वो वर्क होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये बॉल इतनी हाइट पर जानी चाहिए तो आप उतनी फोर्स से उसको फोर्स लगा रहे हैं और वो उतनी हाइट पर जा रही है, तो वो आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो आपका माइंड आपको वर्चुअली सेट करके बताएगा कि आपका कोऑर्डिनेशन कितना होना चाहिए या किस अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब आपको जाके जो आप वर्क चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैंने बेसिक आपको बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो द इरेक्टिबिलिटी और सेंसिटिविटी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो इरेक्टिबिलिटी या आप सेंसिटिविटी बोल लीजिए, ठीक है। सेंसिटिविटी क्या करते हैं, सब ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। जैसे एन एग्जाम्पल, हम भी सेंसिटिविटी को शो करते हैं। कैसे? अगर आपके पास आसपास कहीं फायर है तो आप उससे दूर जाएंगे। क्यों दूर जाएंगे? क्योंकि आपको हीटनेस फील होगी, आपको पता लगेगा, आपको आपको इनहेरेंट है, आपके अंदर ही है वो चीज़, सेंसिटिवनेस आपके अंदर ही है। क्या कि अगर मैं फायर के पास जाऊंगा तो वो फायर क्या होगी, मुझे जगा देगी। जैसे एग्जांपल, आप एक नॉर्मल रोड के ऊपर वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और आपको जो कॉलोनीज में डॉग्स होते हैं ना वो आपके पीछे पड़ गया, तो वो अगर हल्का सा भी भौंकेगा ना तो आप क्या करेंगे, एक बार तो उसके ऊपर चिल्लाएंगे, लेकिन वो जैसे ही और ज़्यादा आपके ऊपर घुर्राएगा तो आप क्या करेंगे, एकदम से रन करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्या है, आपकी सेंसिटिवनेस, कि जो भी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल है वो आपको अपना माइंड क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आप इससे क्या करें, दूर चलिए। तो वो सेंसिटिवनेस कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी का सेंसिटिव है। अच्छा, इट इज़ द प्रॉपर्टी टू गिव द रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, बेसिकली स्टिमुलस होता है मोटिवेशन, एक तरीके से आप बोल सकते हैं मोटिवेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोत्साहन, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन, ठीक है, जनरल वर्ड है। स्टिमुलस का मतलब जनरल मीनिंग बताया मैंने आपको। इट इज़ द प्रॉपर्टी टू गिव रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, ठीक है। अच्छा, आपके बायोलॉजिकल में भी काम आएगा। बायोलॉजिकल में हम डिटेल में देखेंगे स्टिमुलस क्या होता है। आपको जनरल यह भी ध्यान रखना है, स्टिमुलस क्या होता है, आपका प्रोत्साहन करना या आपकी बॉडी को मोटिवेट करना। तो आपकी बॉडी क्या है, सेंसिटिव है, लेकिन जैसे ही आपके पास कोई ना कोई ऐसा अनईजी ऑब्जेक्ट या आप जिससे फैमिलियर नहीं है वो ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, रेस्पॉन्स करेगी, किसके लिए, स्टिमुलस के लिए। आपको क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी, उसको बचाने की कोशिश करेगी। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी टू गिव रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो बेसिकली सेंसिटिवनेस क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी हुई जो आपके स्टिमुलस को क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी। द स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। ये जो स्टिमुलस जो आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मोटिवेट कर रही है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। कैसे? देखिए, अब मैं दोनों को समझाता हूँ, एक्सटर्नल कैसे होगा और इंटरनल कैसे होगा। जिसमें एग्जाम्पल, आपके पास ये एक कैंडल है, ठीक है, आपने जैसे ही अपना हैंड इसके ऊपर रखा, ठीक है, आपने इसके ऊपर अपना हैंड रखा तो क्या करेगा, आपको बर्ननेस फील होगी और आप क्या करेंगे, एकदम से अपना हाथ हटा लेंगे, ठीक है, एकदम से आप अपना हाथ हटा लेंगे इस कैंडल के ऊपर से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्या हुआ कि आपके इनहेरेंट, ठीक है, आपके इनहेरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्वस सिस्टम होता है, वो क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपके बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट से आपके माइंड में जाती है और फिर ब्रेन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी उस बॉडी के पार्ट को हार्मनेस हो रहा है, ठीक है। तो आप उसको क्या करें, रिमूव करें और आप हटा देते हैं। तो सोच के देखिए, आप कैंडल के ऊपर हाथ रखते हैं और एकदम से वापस अपना हाथ हटा देते हैं, तो कितना स्पीडली प्रोसेस होता है।
बहुत स्पीडली वर्क करता है प्रोसेस। इतना स्पीडली क्यों करता है, कैसे करता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जनरल आइडिया आके तो देखिए ये हुआ आपका एक्सटर्नल, ये क्या हुआ आपका एक्सटर्नल। अब जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई डॉग बाग कर रहा है, ठीक है, कोई रोड के ऊपर डॉग आपके ऊपर बाग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, फटाफट आपके अंदर से एक फीलिंग होगी कि मुझे रन करना है, तो वो क्या होगी आपकी इनहेरेंट स्टिमुलस, ठीक है, आपके इनहेरेंट आपको रेस्पॉन्स करने को बोला जाएगा, अपने आप बोलेगा कोई नहीं, आप अपने आप फील करेंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इनहेरेंट यानी इंटरनल, इंटरनल स्टिमुलस। तो इस तरह से दो तरह के स्टिमुलस हो गए। स्टिमुलस में बता चुका हूँ आपको क्या, एक तरीके से मोटिवेट करना, ठीक है, जो भी आपके सेंसिटिव पार्ट्स हैं उनको बचाने के लिए आपकी बॉडी आपको मोटिवेट करती है, ठीक है। जैसे कि आपने हाथ हटाया तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी ने आपको मोटिवेट किया कि आप अपने हैंड को रिलीज हटाइए, नहीं तो क्या होगा, वो आपको बर्न फील होगी। तो एक तरीके से मोटिवेशन हो गया आपके इनहेरेंट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रोत्साहन। द स्टिमुलस कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए। नेक्स्ट, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट देमसेल्व्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स विद द प्रॉपर एडजस्टमेंट। हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रॉपर एडजस्टमेंट में। तो देखिए आप, आपकी बॉडी को बचाने के लिए, आपकी बॉडी के जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं, ठीक है, सेंसिटिव पार्ट्स उनको बचाने के लिए क्या होगा, आपकी बॉडी कंट्रोल करेगी, ठीक है। कंट्रोल मतलब एक तरीके से आपका क्या हो गया, ये आप बोलिए आप स्टिमुलस। कंट्रोल मतलब क्या हो गया, आपके स्टिमुलस मतलब आपको क्या करेंगे, एक तरीके से मोटिवेट करेंगे इनहेरेंट अंदर से, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल। अब जब डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होंगे, ठीक है, कैसे कैसे, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो जब डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स होंगे तो इन एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल्स को, यानी एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलीज को, एक्सटर्नल इंटरनल कंट्रोल यानी एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलीज को बैलेंस करने का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। जो बैलेंस करने का काम होगा वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो यही चैप्टर आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन बींग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्ट्स वर्क करते हैं, तो उनका एक प्रॉपर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है, उनका एक प्रॉपर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है। आगे देखिए, दिस एडजस्टमेंट ऑफ द विजुअल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो इस जो ये जो एडजस्टमेंट मैंने बताया आपको कि जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं वो तो आपको कंट्रोल हो गया, आपकी बॉडी का सेंसिटिवनेस को, आपकी बॉडी को कंट्रोल करना। और ये जो सारे कंट्रोल्स हैं जब ये आपकी डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं हम इनको, कोऑर्डिनेशन। ये देखिए अपने दिस एडजस्टमेंट ऑफ द विजुअल एक्टिविटीज लाइफ इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। आगे चलते हैं, द वर्किंग ऑफ वन सिस्टम इज कोऑर्डिनेशन विद दैट ऑफ द अदर सिस्टम, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ वर्क करना, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ वर्क करना, ये क्या कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग ईटिंग आवर बॉडी परफॉर्म सेवरल काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज। जब हम खाना खाते हैं, एग्जाम्पल बता दिया आपको, जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, ठीक है, हमारे टाइम जब हम खाना खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, देखिए आप टीथ से उस फूड को कट कर रहे हैं, टंग से आप उसका टेस्ट ले पा रहे हैं, और आपके माउथ से क्या हो रहा है, हमने एक वो पढ़ा था सलाइवा, ठीक है, सलाइवा जनरेट हो रहा है, वो सलाइवा का अगर उससे मिक्स होकर स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है और उसके बाद वो मिक्स होकर इसोफेगस से आपके अंदर जा रहा है। देखिए मल्टीपल फंक्शन हो रहा है। तो ये जो मल्टीपल फंक्शन हो रहे हैं ना, ये कंट्रोल्स जो है ना, ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। इन सबका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। इन सबको बैलेंस करना क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे देखिए, द नोज डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ फूड एंड हैंड सर्व एज द ऑर्गन ऑफ द इंजेक्शन, ठीक है। हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं इंजेक्शन क्या होता है। तो बेसिकली आपकी नोज क्या करेगी, आपकी स्मेल डिटेक्ट कराएगी, और जो फूड की स्मेल डिटेक्ट कराएगी, और बेसिकली जो हैंड्स है वो क्या करेंगे, आपको सर्व एज द ऑर्गन ऑफ इंजेक्शन, मतलब आप जब फूड को अंदर ले जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके लिए उसको सर्व करने का काम करेंगे हैंड। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द ग्लैंड्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपको पता है, सब प्रीवियस सेक्शन में पढ़ चुके हैं। 10 वेरियस ऑर्गन परफॉर्म कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गन है वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो होप ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो वेरियस ऑर्गन्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। आगे चलते हैं। ओके, आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिटेल में। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हमारा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का बेसिक मतलब क्या है। अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिटेल में पढ़ते हैं कि उनका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आल्सो हेल्प टू मेंटेन अ स्टडी स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्टडी स्टेट विद इन एन ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या करता है, आपकी बॉडी को बैलेंस करता है,
स्टडी बनाता है। स्टडी मतलब क्या है? स्टेबल। आप जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी अपने आप वर्क करने लगेगी। जस्ट एग्जाम्पल, हमारे इंडिया में बेसिकली 3 तरह के सीजन्स माने जाते हैं बेसिक लेवल पे, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके बेसिक 3 लेवल के सीजन? फर्स्ट लेवल का सीजन हो गया आपका विंटर, आप बोल लीजिए, एक समर हुआ आपका, और एक क्या हो गया आपके रेनी सीजन। तो बेसिकली इन तीनों सीजन में जैसे ही आपके सीजन चेंज होते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है? अपने आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बैठा लेती है, ठीक है। अपने आप एनवायरनमेंट के चेंज होने के कारण अपनी आपकी बॉडी ऑटोमेटिक क्या करेगी? आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को सेट कर लेगी। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आल्सो हेल्प टू मेंटेन अ स्टडी स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्टडी स्टेट विद एन ऑर्गेनिज्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हर बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। वो अपने बॉडी को क्या करते हैं? बैलेंस बनाते हैं, ताकि वो उस एनवायरनमेंट के जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सके। जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर सके। ओके, तो ये जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म होता है कौन सा? द मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग इंटरनल स्टडी स्टेट। आपकी बॉडी के अंदर जो स्टडी स्टेट, स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट, स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट, जो टाइम के साथ चेंज ना हो, जो टाइम के साथ चेंज ना हो उसको हम बोलते हैं स्टडी। तो मैकेनिज्म ऑफ द मेंटेनिंग द इंटरनल स्टडी स्टेट इज कॉल्ड द होमोस्टेटिस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? होम्योस्टेटिस। आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है क्या कि आपकी बॉडी के इंटरनल स्टडी को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेटिस। क्या कहलाएगा? होम्योस्टेटिस। तो आपकी बॉडी के अंदर जो आप इनहेरेंट स्टडी स्टेट है उसको क्या बोलेंगे? होम्योस्टेटिस। तो होप ये समझ में आया होम्योस्टेटिस क्या होता है। आगे चलते हैं। A mountaineer feel lack of oxygen at higher altitude in order to cope with this condition. More number of RBCs are produced. अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पर दिया गया आपको कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी? इंटरनल स्टडी स्टेट बनाएगी, और उसको क्या बोलेंगे हम? होम्योस्टेटिस। क्या बोलेंगे? होम्योस्टेटिस। तो आप इंटरनल जो स्टडी स्टेट बनाएगी उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जस्ट एग्जाम्पल, एक माउंटेनर है जो माउंट पे चल रहा है, ठीक है। तो वो एक जैसे ही हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या? बहुत ऊपर हाइट पे जाते हैं, ठीक है। एक माउंटेनर है, यहाँ से चढ़ रहा है और यहाँ तक पहुँच गया एक हाई एल्टीट्यूड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कम। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? कम होता जाता है, ठीक है। ओके, तो जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे गए तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया? वहाँ पर कम हो गया। तो अब उस ऑक्सीजन के अमाउंट को कम होने से आपकी बॉडी के अंदर इंटरनली क्या होता है कि आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये अब क्या हुआ? ये क्या हुआ कि जो कम ऑक्सीजन आपको मिल रही थी, जो कम ऑक्सीजन आपको मिल रही थी उसको बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक आरबीसी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई, ऑटोमेटिक ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो गई। तो ये क्या हुआ? आपके इंटरनल बॉडी ने बैलेंस किया है, मेंटेन किया है, अपनी स्टडी स्टेट को बैलेंस किया, मेंटेन किया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेटिस। क्या बोलते हैं हम? होम्योस्टेटिस। तो ये एग्जाम्पल दिया आपको, तो देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट साइकोलॉजिकल दैट एडजस्ट टू द एक्सटर्नल स्ट्रेस। तो ये क्या है? आपका इंटरनली एक एडजस्टमेंट है जो आपके क्या करेगा? आपके एक्सटर्नली स्ट्रेस को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जो आपके बाहर ऑक्सीजन कम है वो आपके अपने आप अंदर आरबीसी ज़्यादा बन रही है तो आपके उस डिमांड को कम कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपकी बॉडी ने अपने आप फंक्शन को क्या करा? मेंटेन किया, अपने इंटरनल स्टडी स्टेट को क्या करा? मेंटेन करा। तो इसी मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे हम? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और आपको इसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? होम्योस्टेटिस। क्या बोलेंगे? होम्योस्टेटिस, क्योंकि इंटरनल हुआ है, ठीक है। सिमिलरली मैमल्स आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अगर आप मैमल्स की बात करें तो मैमल्स क्या करते हैं? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बना के रखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग एक कांस्टेंट बॉडी, मैमल्स क्या होते हैं सब आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। तो इतना वो ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं मैं, मैमल्स क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता है 9th क्लास में आप पूरा बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ के आए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको 9th की आपको रिकैप करनी है, ठीक है, क्योंकि जो 9th से लिंक ही हैं चैप्टर्स, तो आपको 9th के बेसिक आइडिया होंगे तब ये होंगे। अब मैं 9th की भी चीज़ें पढ़ाने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो वो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते इंटरनेट पर सर्च, के नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। बट क्लास के ड्यूरेशन में उसको समझाना पॉसिबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है और हमारा जो टॉपिक है वो आउट हो जाता है। तो मैमल्स आपको पता है क्या होना चाहिए, 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। तो मैमल्स का एक एग्जांपल हम लोग भी है, मैमल्स का एक एग्जांपल हम लोग भी है। तो बेसिकली क्या होता है? मैमल्स क्या होता है? कैपेबल होते हैं किस चीज़ को? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को बनाने, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को बनाने में मैमल्स कैपेबल होते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, कहने का मतलब क्या हुआ कि मैमल्स में ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उनकी मेंटेनेंस है अपनी बॉडी को लेके, क्या कि वो अपने टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। अब देखिए कैसे बैलेंस करते हैं,
जब गर्मी हो रही है तो हम क्या करते हैं, एसी वगैरह लगा के, जब हमको ज़्यादा पसीना आता है तो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसी कूलर फैन वगैरह लगा के क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और जैसे ही सर्दी होती है तब हम क्या करते हैं, जो हॉट कपड़े होते हैं, मतलब बेसिकली वुलन क्लोथ जो होते हैं, ठीक है, हॉट कपड़े मतलब वुलन क्लोथ जो होते हैं, वो वुलन क्लोथ पहन के क्या करते हैं, हम उस ठंड से, जो हमारा बॉडी ज़्यादा टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, तो वो वुलन क्लॉथ पहन के क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, उस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो जब गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एसी फैन कूलर यूज़ करके हम टेम्परेचर को कम करते हैं हमारी बॉडी के, और जब सर्दी में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होता है तब हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स को पहन के हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो मैमल्स में प्रॉपर्टी होती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा इनहेरेंट है, अंदर की तरफ हो रही है अपने आप, तो क्या बोलेंगे, इसको ध्यान रखना है, होमोस्टेटिस। ठीक है, इनहेरेंट है, इंटरनल स्टडी स्टेट्स हैं तो होमोस्टेटिस। ठीक है, अच्छा देखिए, द विजुअल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए आप, ये जो हमने कंट्रोलिंग पढ़ी है, ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग है, हमारा कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन है, तो इसको जो पूरा बैलेंस करता है हमारे बॉडी के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना, क्या कि हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल होता है, जो हम बॉडी को, बॉडी का टेम्परेचर, जो भी मैमल्स हैं वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड पे जब माउंटेन में जाता है तो ऑक्सीजन की लैक होने के कारण आरबीसीज नंबर में बढ़ जाते हैं, जिससे आप बॉडी को बैलेंस कर सकें। ठीक है, ऑक्सीजन कम है तो आप आरबीसीज का नंबर बढ़ जाएगा तो बॉडी को बैलेंस हो सके बॉडी। तो ये जो सब कंट्रोल्ड हैं, ठीक है, ये जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर इनहेरेंट, उसको तो क्या बोलेंगे, इंटरनल स्टडी स्टेट को होम्योस्टेटिस। और इन सबको जो कंट्रोल करता है, ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, इसका पूरा सिस्टम होता है, उसको कौन करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम। जस्ट एन एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, आपके सीपीयू के अंदर आपकी रैम होती है, आपके मोबाइल के अंदर आपकी रैम है जो हर चीज़ को कंट्रोल करेगी। ठीक है, अगर आपकी रैम ही वीक होगी तो क्या कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, नहीं। आप मल्टीपल ऐप्स फटाफट खोल पाते हैं, क्यों, कोऑर्डिनेशन है, किसके थ्रू है, रैम के थ्रू है। आपकी सारी ऐप्स को वो परफेक्टली खोल पाते हैं, कंट्रोल्ड है, क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी की, आपकी जो मोबाइल है उसकी रैम अच्छी है। तो जितनी ज़्यादा रैम अच्छी होगी उतना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा ऐप्स में, मैसेज टाइपिंग में, कॉल्स में। ठीक है, और जितना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वीक होगा इसका मतलब आपकी रैम उतनी ज़्यादा वीक है। तो सिमिलरली हमारे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है या मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा अब देखिए, दो तरह के कोऑर्डिनेशन होते हैं, ठीक है, दो तरह के कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करें। एग्जाम्पल, नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कौन सा हो गया, नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। इन एनिमल्स बोथ हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स। ठीक है, इन एनिमल्स बोथ हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल तो आपको बताता हूँ, देखो इसको ऐसा समझिए। ठीक है, अब ये नर्वस सिस्टम आपको न्यूरॉन्स ये समझ में नहीं आएगा तो इसको ऐसे समझिए। ये देखिए, आप इस तरह से मान के चलिए, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए ये एक चेन है, ठीक है, तो इस ये चेन है आपकी बॉडी की पूरी एक तरीके से नर्वस सिस्टम। क्या है आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम। और इस चेन का जो एक ये पर्टिकुलर लिंक है, ये जो पर्टिकुलर एक लिंक दिख रहा है ना आपको, ये पर्टिकुलर एक लिंक, ये जो पर्टिकुलर लिंक है, ये क्या है आपका न्यूरॉन। ये क्या है आपका न्यूरॉन। तो इस तरह से समझिए, हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम है जिसका एक सिंगल यूनिट क्या कहलाता है, आपका न्यूरॉन। क्या कहलाएगा, न्यूरॉन। तो होप ये समझ में आया, मैंने लिंक करके बताया क्योंकि अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल बताऊंगा कि न्यूरॉन नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। अभी जैसे ये ध्यान रखना है आपको कि बॉडी के अंदर पूरा एक नर्वस सिस्टम है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है। उस नर्वस सिस्टम की फर्स्ट एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं हम, न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है, न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन। ठीक है, तो नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स बोथ हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द वेरियस विजुअल एक्टिविटीज। अगर हम एनिमल्स पे बात करें तो हार्मोन्स के साथ साथ न्यूरॉन्स भी क्या करते हैं, आपकी बॉडी में आपकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मैनेज करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो दो तरह के हमने देखे हैं, क्या ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है, दो तरह का होता है। एक आप एग्जाम्पल के मान सकते हैं, नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, विजुअल एक्टिविटी इन प्लांट्स ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन इज प्रेजेंट। अभी प्लांट्स में बात करें तो केवल केमिकल फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कोऑर्डिनेशन होता है, इसके अलावा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। अब हम ह्यूमंस में देखो, मैं आपको दोनों समझाता हूँ कैसे कैसे। जो नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हो गया, एक तो हमारा जो इंटरनली हो रहा है नर्वस एंड हार्मोनल, और एक आपका एक्सटर्नली होता है जिसमें आप अपने एंडोक्राइन सिस्टम को यूज़ करते हैं, आपके हैंड्स का मूवमेंट।
आप जब हैंड्स का मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या आपके बॉडी के अंदर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो ये एक दूसरे तरह का कोऑर्डिनेशन हो गया। तो इस तरह के दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी हमने देखा है नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको दूसरा भी समझा दिया है। और अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में केवल एक ही कोऑर्डिनेशन होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस। कुछ प्लांट्स में इसके अलावा भी एक और कोऑर्डिनेशन होता है, वो भी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपको खाली ये ध्यान रखना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर इंटरनल स्टेडी स्टेट्स बनाए रखना है तो क्या बोलेंगे? होमियोस्टैटिक्स, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल को पूरा बैलेंस करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को, वो कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एग्जांपल बता दिया है मैंने आपको। मैमल्स के अंदर आप एग्जांपल के तौर पे मान सकते हैं कि जो टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है एनवायरनमेंट चेंज होने के कारण, वो भी एक अलग टाइप का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो होप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स छोटा है, ईजी है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर क्या होता है? एक ही तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। पढ़ा हुआ है आपने 9th में, 7th में, 8th में, इवन अभी 10th में भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको सही कर लिएगा, प्लांट्स है वही, ठीक है, प्लांट्स, ओके। तो देखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हम बात करते हैं तो मूवमेंट इन प्लांट्स। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो प्लांट्स का मूवमेंट होता है, अब ये नहीं है कि पाँव के पैर होते जो चलता है, नहीं। प्लांट्स का मूवमेंट का मतलब क्या होता है? उनकी हाइट में इंक्रीज होना, उनकी जो बार्क्स निकलती हैं और वो इस तरह से बैंड हो जाती हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है, ठीक है। लीव्स कैसे डेवलप होती हैं, तो ये है एक तरीका मूवमेंट, ठीक है। तो ये बारे में हम बात करेंगे। प्लांट्स में आपको ध्यान रखना है, एक ही कोऑर्डिनेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। जिसमें इसका एग्जांपल क्या होगा? आपका फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। अब देखिए मूवमेंट इन प्लांट्स। द प्लांट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल सो दे कैन नॉट अवॉइड वेरियस स्टिमुली बाय मूविंग अवे। अच्छा, अब देखिए प्लांट्स क्या है? फिक्स्ड सॉइल के अंदर, इसलिए वो क्या कर सकते हैं? वेरियस स्टिमुली, स्टिमुली बताया मैंने आपको, मोटिवेशन एक तरीके से, मतलब मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो प्लांट्स के क्या होता है? सॉइल के अंदर स्टिक होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, इसलिए क्या कर सकते हैं? वो अपनी मूवमेंट को नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो वेरियस स्टिमुली बाय मूविंग अवे, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर सकते हैं। देयर इज नो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोई भी ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में भी होता है, जबकि प्लांट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अडेप्ट दैमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सराउंडिंग, जो क्या कर सके? वो ब्रेन उनकी हेल्प कर सके कि सराउंडिंग में जो भी चेंज हुआ है उस अकॉर्डिंग वो अपने बॉडी को चेंज कर सके, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जबकि हमारे ह्यूमन में देखिए, मैमल्स में बताया ना आपको, जैसे ही एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज होगा तो मैमल्स उस अकॉर्डिंग, मैमल का ब्रेन क्या कहता है कि भाई एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो गया, अब आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करना है, ठीक है। तो वो हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर गर्मी होती है तो फैन एसी कूलर को चलाते हैं, और अगर गर्मी होती है तो फैन एसी कूलर चलाते हैं, और अगर सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं? वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन होता है जो क्या करता है? इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। जबकि प्लांट्स में ऐसा ब्रेन सिस्टम कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो कोई भी चेंज नहीं कर पाते सराउंडिंग के देखकर, ठीक है। इसलिए वो कोई भी चेंज नहीं कर पाते सराउंडिंग को देखकर। Still, the plants show the positive और negative response to light, water, gravity, touch and etc. अच्छा, ब्रेन नहीं होता उसके बावजूद, मतलब उसके अलावा, जब ब्रेन नहीं है प्लांट्स के अंदर, उसके अलावा भी फिर भी वो क्या करते हैं? आपको मोशन शो करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आप सोचिए, अगर ब्रेन नहीं है तो फिर वो रेस्पॉन्स कैसे शो करेंगे? प्लांट्स करते हैं, आप खुद देखिएगा, ठीक है। कैसे करेंगे? देखिए, लाइट के थ्रू, वाटर के थ्रू, ग्रेविटी के थ्रू और टच के थ्रू, ठीक है। लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच, इनके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं? प्लांट्स अपना मोशन, यानी मोशन आप बोल लीजिए, रेस्पॉन्स बोल लीजिए, रेस्पॉन्स ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मोशन नहीं आया, मोशन का मतलब मूव करना हो गया, ठीक है। रेस्पॉन्स को शो करते हैं। प्लांट्स के अंदर ब्रेन नहीं होता, उसके अलावा फिर भी वो क्या करते हैं? रेस्पॉन्स शो करते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है रेस्पॉन्स, नेगेटिव भी हो सकता है। और किसके थ्रू करते हैं? लाइट से, वाटर से, ग्रेविटी से, टच से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं आपको। अब कैसे कैसे करते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू द स्टिमुली आर कॉल्ड द ट्रॉपिक और कर्वेचर मूवमेंट। जो प्लांट्स में मूवमेंट होगा स्टिमुली के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक और कर्वेचर मूवमेंट। क्या बोलेंगे? टॉपिक और कर्वेचर मूवमेंट। अब किस तरह का मूवमेंट? मूवमेंट का मतलब हो गया, जैसे एग्जाम्पल, एक बेल होती है, अगर आप देखें तो वो जिस भी चीज़ के एक तरह से वो चिपक जाएगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी? फिर घूमती जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बेल जो होती है वो इस तरह से घूमती रहती है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं? ऑटोमेटिक इंक्रीज करते हैं, उनकी रूट्स क्या होती है? ऑटोमेटिक बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब रीज़न है। तो इस तरह की जो स्टिमुली होती है, जो मूवमेंट्स होता है प्लांट्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक और कर्वेचर मूवमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक और कर्वेचर
मूवमेंट्स, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक और कर्वेचर मूवमेंट। आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करते हैं प्लांट्स, किसके थ्रू करते हैं, रेस्पॉन्स टू लाइट, वाटर, ग्रेविटी, टच एक्सेट्रा। आगे देखिए, द रेस्पॉन्स ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इज टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अब देखिए आप, जो अलग अलग रेस्पॉन्स के बारे में हम बात करें तो उन रेस्पॉन्स के बारे में देखते डिटेल में। जो लाइट के अकॉर्डिंग जब रेस्पॉन्स शो करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोट्रॉपिज्म। जब लाइट के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। अच्छा, ये छोटी छोटी लाइनें देखिए ना, ये नोट कर लीजिएगा। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूँ आपको। बुक एनसीईआरटी में आज चीज़ें जो दी नहीं है, और जो दी हैं वो एक पूरी रामायण की तरह आपके पूरे पैराग्राफ में दी हुई, आप ढूंढते रहेंगे, उसमें अंडरलाइन ही करते रहेंगे। मैंने इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सीरियल वाइज, तो आपको ध्यान रहेंगे, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेस्पॉन्स है वो है लाइट के थ्रू, और उस रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम, द स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जो स्टेम होती है, ठीक है सॉरी, जो स्टेम होती है वो क्या है आपकी, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, ग्रोन टूवर्ड्स लाइट, ठीक है, ग्रोन टूवर्ड्स लाइट, वाइल द रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब देखिए आप, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे है, देखिए स्टेम जो होगी, ठीक है, प्लांट की जो स्टेम होती है ये आपके बार्क हो गया, यहाँ पर आपके रूट्स हो गई। अब इससे क्या होता है कि स्टेम्स निकलती है यूँ, इस तरह से, ठीक है, ये स्टेम्स निकलती है, फिर उनके ऊपर लीव्स आती हैं यूँ। तो जो बेसिकली ये जो स्टेम्स हैं ये क्या है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स शो करती है। अब कैसे शो करती हैं आप ये देखिए, और रूट्स नेगेटिव शो करती है। मैं दोनों दिखाता हूँ, देखो कैसे होंगी। लाइट कहाँ है आपके ऊपर है, लाइट कहाँ है आपके ऊपर, सन है यहाँ पर आपके, लाइट आपके यहाँ पर है। अब जस्ट एन एग्जांपल, आपने कोई सीड यहाँ पर पुट किया, तो सीड के बाद क्या होगा, रूट्स डेवलप होंगी। क्या रूट्स ऊपर की तरफ आती हैं कभी, जस्ट एन एग्जांपल ये आपके सॉइल है, ठीक है, तो लाइट आपकी यहाँ से आ रही है, आपको पता है लाइट से इस तरह आ रही है आपके यहाँ पर, रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट्स का, ठीक है। तो देखिए लाइट ऊपर अपर डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ठीक है। अब रूट्स का डेवलपमेंट कहाँ होता है, हमेशा लाइट के नीचे की तरफ। तो ये ऊपर हो गया आपके पॉजिटिव साइड, और ये क्या होगा आपका नेगेटिव साइड। क्यों, क्योंकि लाइट्स का मोशन कहाँ है, ऊपर है, तो जहाँ मोशन होगा लाइट का वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव साइड, और जहाँ लाइट का मोशन नहीं होगा कहलाएगा नेगेटिव साइड। तो रूट्स कहाँ डेवलप कर रही है आपके, नेगेटिव साइड में। तो आपको ध्यान रखना है, रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्यों, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया, जो लाइट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करेंगे, जो लाइट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करेंगे, और जो लाइट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो लाइट के साथ साथ जो रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो तो हो गए पॉजिटिव, और जो लाइट के अपोजिट जो रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो क्या करेंगे, नेगेटिव। तो देखिए लाइट ऊपर की तरफ है, तो जो ऊपर की तरफ प्लांट का पोर्शन शो करेगा रेस्पॉन्स, वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। और जो नीचे की तरफ, मतलब लाइट नीचे नहीं जा रही है ना, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव रेस्पॉन्स। तो वो क्या हो गया आपकी रूट्स। तो ध्यान रखना है आपको, रूट्स क्या हो गया, नेगेटिव रेस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पर आपके बार्क आएगा इस तरह से, अब बात के बाद क्या होगा, इस तरह से स्टैम्प्स डेवलप होंगी, इस तरह से स्टैम्प्स डेवलप होगी। अब ये कहाँ हो रही है आपके, लाइट के डायरेक्शन में हो रही है, एक तरह के साथ देखें तो अपर डायरेक्शन, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। तो इस तरह से ध्यान रखना है, स्टेप्स क्या होंगी, स्टैम्प्स क्या होंगी, पॉजिटिव रेस्पॉन्स को शो करेंगी, और आपके जो सॉरी जो रूट्स होंगे वो क्या करेंगे, आपके नेगेटिव रेस्पॉन्स को शो करेंगे। स्टैम्प सॉरी, मैंने शब्द गलत बोल दिया, जो बात सॉरी स्टैम्प जो होंगी, ठीक है, स्टैम्प जो होंगी वो क्या करेंगी, पॉजिटिव रेस्पॉन्स को शो करेंगी, और जो रूट्स होंगी वो क्या करेंगे, नेगेटिव रेस्पॉन्स को, ठीक है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो हो फोटोट्रॉपिज्म क्लियर हो, पॉजिटिव नेगेटिव कौन से हो गए हमने देख लिया। अच्छा, द ग्रोथ ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ अ पार्ट प्लांट टू ग्रेविटी। अब देखिए हम सेकंड, पहला तो हमने क्या दिया, लाइट के अकॉर्डिंग देख लिया। अब सेकंड हम बात करते हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपकी सेकंड है वो क्या है, ग्रेविटी की। अगर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स शो करते हैं तब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। अब जो कैसे होगा ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ कैसे, देखिए आप, आपको पता है हम सब अर्थ से टच होकर मोशन करते हैं, उसका रीज़न क्या है, अर्थ एक फोर्स लगाता है, अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स। अब क्या होता है, कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाइन्थ में अब इसके ऊपर एक डिटेल में फिजिक्स के अंदर पूरा एक न्यूमेरिकल बेस पूरा चैप्टर पढ़ के आए जिसका नाम था ग्रेविटेशनल, ठीक है। नाइन्थ में पूरा चैप्टर था एक ग्रेविटेशनल, जो केवल ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड था, ठीक है। तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 होती है अर्थ के इक्वेटर पे। इसके अलावा अगर आप ग्रेविटी की वैल्यू चेक करें तो जैसे ही आप पोल पे जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 10। बाकी सब जगह कितनी होती है, 9.81, ठीक है। तो देखिए, तो अब बेसिकली अगर कोई भी प्लांट ग्रेविटी के साथ रेस्पॉन्स शो करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। तो ग्रोथ रेस्पॉन्स ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट टू ग्रेविटी
ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। तो अगर कोई प्लांट ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करता है तो उसे क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये तो आपको समझ डेफिनेशन समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, द शूट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक वाइल द रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, अच्छा अपन बात करें शूट, जस्ट अ मिनट, अच्छा ये शूट नहीं है यहाँ पर, ये स्टैम होगा। ठीक है, स्टैम लिख लीजिए, बेटर है स्टैम। द स्टैम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक वाइल द रूट्स इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब देखिए ये जियो प्रॉपर्टी क्यों है, क्यों, रूट्स आपकी कहाँ ग्रो करती है, नीचे की तरफ। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ लग रही है आपके नीचे। ठीक है, तो नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो रूट्स कहाँ डेवलप कर रही है आपकी, नीचे की तरफ। रूट्स इसी तरह से ग्रो करती है नीचे की तरफ। कुछ एक दो ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर ऊपर भी जाती हैं। ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्शन केस में ध्यान रखना है। बाकी 90% स्टेम्स कहाँ से, नीचे की तरफ ग्रो कर रही है। तो कहाँ ग्रो कर रही है, वो नीचे की तरफ। और जियोट्रॉपिज्म में नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पॉजिटिव। तो जब रूट्स का मोशन होगा जियोट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। और जब स्टेम्स का डेवलपमेंट होगा, स्टेम्स की ग्रोथ होगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिव। क्यों, स्टेम्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है। स्टेम्स क्या हो रही है, ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रही है। रूट्स कहाँ कर रही है, नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही है। तो जियोट्रॉपिज्म में नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्या कहलाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं आप, कभी कभार एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरह से आपके स्टैम है, तो ये स्टैम इस तरह से डाउन क्यों होती है, ये स्ट्रेट यूं क्यों नहीं जाती। ठीक है, अगर मैं एक स्टैम की बात करूँ तो ये इस तरह से अपर डायरेक्शन में यूं यूं होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये स्टैम इस तरह से नीचे की तरफ झुकती है। तो इसका रीज़न भी आपको बताना है, जियोट्रॉपिज्म। क्या बताना है, जियोट्रॉपिज्म। हालांकि ये कौन सा है, स्टैम्स के अंदर जियोट्रॉपिज्म कौन सा होता है, नेगेटिव। कौन सा होता है, नेगेटिव। क्यों, ग्रेविटी नीचे लग रही है, स्टैम्स का ग्रोथ अपर डायरेक्शन में होता है, तो ये कौन सा हुआ, नेगेटिव। बट रूट्स में क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगती है और रूट्स का डेवलपमेंट भी कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो इसलिए रूट्स क्या होंगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टैम्स क्या होंगी, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बट आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टैम्स का जो ये जो डाउन हो जाती हैं इस तरह से, आप देखेंगे कभी आप स्टैम्प्स आपने देखा होगा, ट्रीज वगैरह की स्टैम्प इस तरह से झुक जाती हैं। तो ये इसका जो झुकने का रीज़न होता है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म की वजह से होता है। किस कारण होता है, ये जियोट्रॉपिज्म की वजह से ही होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर लिया, फोटोट्रॉपिज्म हो गया हमारा, जियोट्रॉपिज्म हो गया। आगे हम चलते हैं, अब देखिए आप, अब है कैमोट्रॉपिज्म। ठीक है, कैमोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलस। अब जो बेसिकली केमिकल्स के कारण जो चेंज होगा, एक ही होता है प्लांट्स में, आपको पता होना चाहिए, क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको बताया था मैंने, फोटोसिंथेसिस के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है, पूरा बता चुका हूँ। इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम पूरा देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कैमियोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू द केमिकल स्टिमुलस। ठीक है, एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब एक प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब प्लांट्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके इसका डेवलपमेंट होता है। जैसे जैसे प्लांट की साइज बढ़ती जाती है, तो बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस के कारण जो जाइलम फोलियम आपके काम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो उसमें क्या होता है, पॉलन ट्यूब होती है, जो क्या करती है, वो भी इंक्रीज करती रहती है। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब एक एग्जाम्पल हो गया आपके केमिकल स्टिमुलस का प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट, रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इंडिपेंडेंट टू डायरेक्शन इज कॉल्ड द नेस्टिक मोमेंट। ठीक है, अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट है, तो इस तरह के मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, नेस्टिक मोमेंट। क्या बोलेंगे, नेस्टिक मोमेंट। और सिमिलरली द लीव्स ऑफ द मिमोसा, आपका प्लांट होता है एक, ठीक है, मिमोसा पुडिका। ठीक है, क्या नाम होता है, मिमोसा पुडिका। टच मी नॉट, ड्रॉप वन बैंड ऑन टचिंग। अगर आपने देखा नहीं हो इसको, मिमोसा पुडिका को, तो अगर आपने नॉर्मल में, अगर अपनी राजस्थानी लैंग्वेज में बोलो तो इसको बोलते हैं छुई मुई का पौधा। क्या बोलते हैं, छुई मुई, छुई मुई का प्लांट। बहुत छोटा सा होता है ये प्लांट, इस तरह से इसकी एक लीव होती है, और वो मतलब इस तरह से होती है, इस तरह से ये ऐसे लीव्स बनी होती है, छोटी 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 लीव्स बनी होती है दोनों तरफ, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। और जैसे ही आप इसको टच करते हैं ना, तो ये पहले तो ऐसे ओपन रहती हैं, फिर क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे बैंड हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे क्लोज रहती हैं, फिर ऐसे बैंड हो जाती हैं, बैंड हो जाती है एक दूसरे की तरफ। ठीक है, बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में छुई मुई का पौधा बोलते हैं। वैसे इसका नाम क्या है, मिमोसा पुडिका। क्या है बोलते हैं, मिमोसा पुडिका। तो ये होता है बेसिकली टच से। तो देखिए हमने देखा, लाइट का देख लिया हमने, ग्रेविटी का देख लिया, और टच का भी देख लिया। ठीक है, वाटर का भी आप बोल सकते हैं, तो वाटर में भी आप देख सकते हैं, वाटर का मूवमेंट का होता है अपर डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सब पॉजिटिव नेगेटिव हम बोल सकते हैं।
ठीक है। सो लीव्स ऑफ द मिमोसा पुडिका टच में नॉट ड्रॉप डाउन बैंड ऑन टचिंग, टच पे क्या होती है, बैंड हो जाती है। ठीक है। और इसी तरह से अगर रेस्पॉन्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो डायरेक्शन के, डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, किसी भी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट हो, उस तरह के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, नेस्टिक मूवमेंट। तो ये मूवमेंट्स देखे हमने प्लांट्स के अंदर, क्या देखे हमने, प्लांट्स के अंदर कुछ मूवमेंट्स देखे हैं जो प्लांट्स में मूवमेंट्स होते हैं। ओके। अब देखिए हम कुछ इफेक्ट्स ऑफ लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। इफेक्ट ऑफ लाइट। तो लाइट का इफेक्ट आपको पता ही है प्लांट्स के अंदर, और हम देख लेते हैं एक बार। फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन आर रेगुलेटेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। ठीक है। किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर्स का आना, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन का मतलब सीड्स का डेवलप होना और उसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर न्यू बंस का जनरेट होना, आर रेगुलेटेड बाय द ड्यूरेशन ऑफ लाइट। तो ये लाइट के ड्यूरेशन में ही होता है, मतलब आपके मॉर्निंग टाइम में होगा। दिस फिनोमेना कॉल्ड एज फोटो पीरियड सम। क्या बोलते हैं इसको, फोटो पीरियड सम। क्या बोलेंगे, फोटो पीरियड सम, फोटो पीरियड सम। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं, द फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना, फ्लावर्स का जनरेट होना और सीड्स का जर्मिनेशन होना, इसको क्या बोलते हैं हम, ये लाइट के ड्यूरेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस लाइट ड्यूरेशन विद द हेल्प ऑफ फोटोक्रोम पिगमेंट। ठीक है। अच्छा, बेसिकली अब जो प्लांट्स लाइट के ड्यूरेशन में जो रेस्पॉन्स करेंगे वो किसकी हेल्प से करते हैं, फाइटोक्रोम पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर जिसको क्या बोलते हैं हम, फाइटोक्रोम पिगमेंट। क्या बोलेंगे, फाइटोक्रोम पिगमेंट। उस फाइटोक्रोम पिगमेंट की हेल्प से, उस फाइटोक्रोम पिगमेंट की हेल्प से प्लांट्स लाइट में, लाइट ड्यूरेशन मतलब मॉर्निंग के टाइम पर रेस्पॉन्ड करते हैं। क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। किस तरह का रेस्पॉन्ड, फ्लावर्स का जनरेशन और सीड जर्मिनेशन, फ्लावर्स का जनरेशन और सीड जर्मिनेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो फिनोमेना होता है इसको क्या बोलते हैं, फोटोपीरियडिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोपीरियडिज्म। ठीक है। अच्छा, फाइटोक्रोम इज अ प्रोटीनेशियस पिगमेंट। फाइटोक्रोम क्या होता है, एक प्रोटीनेशियस पिगमेंट होता है, मतलब इसके अंदर प्रोटीन बहुत अमाउंट में होता है। एंड कंट्रोल्स सेवरल लाइट डिपेंडेंट डेवलपमेंट प्रोसेस लाइक जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। ठीक है। और ये जो बेसिकली हमने काम में लिया है क्या, फाइटोक्रोम पिगमेंट। ये फाइटोक्रोम पिगमेंट क्या है, बहुत हेल्पफुल होता है लाइट के टाइम पे, बहुत हेल्पफुल होता है लाइट के टाइम पे। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन्स होता है और ये क्या करता है, जो भी लाइट के अकॉर्डिंग, मतलब लाइट में रहकर प्लांट में जो भी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए उनको सबको यही बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। और हमारा चैप्टर का नाम यही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लाइट के अंदर जितने भी आपके ग्रोथ होंगे, डेवलपमेंट होगा प्लांट के अंदर, वो एक पिगमेंट के थ्रू होता है, एक पिगमेंट के थ्रू होता है जिसका नाम क्या होता है, फाइटोक्रोम पिगमेंट। क्या होता है, फाइटोक्रोम पिगमेंट। और ये जो कंट्रोल होने के बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ को हम बोलते हैं फाइटोपीरियड्स। क्या बोलते हैं, फाइटोपीरियडिज्म। ठीक है। अब कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं, जर्मिनेशन हो गया सीड का, ग्रोथ होना प्लांट्स की, फ्लावर्स आना, ये हो गया आपके। फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। अब ध्यान रखिए, फाइटोक्रोम दो फॉर्म में मिलता है। कौन कौन सी फॉर्म में, इतना डिटेल में आपको ध्यान रखना नहीं है। पी आर एन पी एफ आर। ठीक है, पी आर एन पी एफ आर, बस खाली ऐसे नाम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। पी एफ आर इज एक्टिव फॉर्म, पी एफ आर जो होती है वो एक्टिव फॉर्म होती है। एंड और पी एफ आर इज एक्टिव फॉर्म एंड बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है। क्या होता है, दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो जो स्टिमुलस होता है, मतलब जो चेंजेस शो करते हैं लाइट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट के थ्रू जो चेंजेस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फोटोपेरिडिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। अब उस मूवमेंट में अंदर, उस मूवमेंट के अंदर, प्लांट के अंदर लाइट के साथ जो मूवमेंट हुआ है, उसमें फ्लावर्स का आना, सीड जर्मिनेशन होना, ग्रोथ को होना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोपेरिडिज्म। क्या बोलेंगे, फोटोपेरिडिज्म। और ये किसके हेल्प से होता है, फाइटोक्रोम पिगमेंट के हेल्प से। किसके हेल्प से होगा, फाइटोक्रोम पिगमेंट के हेल्प से। और ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है, ये क्या होता है, इसमें बहुत अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो ये बहुत सारे फंक्शंस लाइट के प्रेजेंस में करता है। जिसमें एग्जांपल हो गया आपका सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ और फ्लावर्स का आना। दो फॉर्म में मिलता है ये, पी आर एंड पी एफ आर। पी एफ आर एक्टिव फॉर्म होती है और पी आर और पी एफ आर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। पी आर और पी एफ आर कहने का मतलब, इसको इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए। तो होप ये आपको समझ में आया। बाकी जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।